Start. Hello. Starting. Good morning, friends. Welcome to our Pacific Institute of Safety and Health. आज हमारी स्पेशल सेशन है स्पेशली फॉर दोज पीपल हु विश टू अप्लाई नीबॉश आईजीसी। ये सेशन हमने स्पेशली हिंदी में इसलिए किया है कि बहुत से लोग ये डिमांड करते हैं कि हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने इसको हिंदी में इसलिए किया ताकि जो नीबॉश का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप नीबॉश के एग्ज़ाम को अच्छी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। सेकेंडरी लेवल पे आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बट एट फर्स्ट जब तक आप सब्जेक्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकते। उसका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से मैनेजमेंट लेवल पे सोचा जाता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। इसीलिए ख़ास तौर से नीबॉश के ये मैंने स्पेशल सेशन किया है। ये सेशन क्लासेस जो है नीबॉश का जो नया पैटर्न है आईजी और IG2 दोनों, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो यूपी इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है उसके राजधानी में है, और तकरीबन 7-8 साल से हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के एजुकेशन में हैं। पिछले कई सालों की हिस्ट्री है हमारी नीबॉश की, जिसमें सक्सेस कंटिन्यूसली उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट से मिलेंगे या उनसे पूछेंगे तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि हमारे यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है और क्यों हमारे यहाँ से सक्सेस का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर आपको अभी हम देंगे थोड़ी देर में, आप उसमें कांटेक्ट करिए। आपको जहाँ का रेफरेंस चाहिए, इंडिया का, इंडिया के बाहर का, स्टूडेंट्स का, आप उनसे मिलना चाहते हैं, आप उनको कॉल करिए और उनसे बात करके देखिए। हमारा जो सक्सेस है वही हमारा सर्टिफिकेट है। पिछले 4 साल से तक हम जो है नीबॉश के फील्ड में हैं और लगातार हमारी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें नीबॉश के नए पैटर्न के बेसिस पे हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम क्या है। तो इसलिए उसको मैंने एक छोटा सा वीडियो, अगर आप चाहें तो उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, अभी आप उसको देखिएगा, उसको देखकर उसको सुनिए आप, और आपको जो भी डिटेल्स हैं और डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यहाँ और बहुत सारी चीज़ के नीबॉश की ट्रेनिंग्स के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडिया में शायद ये अकेला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर नीबॉश या हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड हर चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा ये कोई छोटा सा 1-2 कमरे वाला इंस्टीट्यूट भी नहीं है। अगर आप कभी आपको लखनऊ आना हो या आपको यहाँ पे कभी वीडियो के थ्रू देखना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट किस तरह का है, तो एक पूरा कैंपस है जिसमें हमारे पास 24 आवर्स ओपन जो लाइब्रेरी है, हॉस्टल है हमारे पास, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरियाज़ हैं जिसमें हम हर चीज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम है, ट्रेनिंग रूम्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम आते हैं नीबॉश के इस IG सिलेबस की तरफ। नीबॉश का जो IG सिलेबस है, स्पेशली इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। आप एलिमेंट्स कह लीजिए चाहे चैप्टर्स कह लीजिए। IG जो है स्पेशली वो मैनेजमेंट के हिसाब से आपको समझाता है कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 2 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी काम करती है। एक तो मैनेजमेंट लेवल पे काम करती है, जहाँ पर कुछ लोग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और मैनेजमेंट के टैक्टिक्स के थ्रू हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करती है। दूसरा आपका फील्ड वर्क है, जिसमें आप सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी सुपरवाइजर्स या सेफ्टी ऑफिसर्स करते हैं, जो वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं ताकि
रियल में फील्ड में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनको मिल सके, है ना, और उसको फिर जो भी इश्यूज हैं उसको वो क्लियर कर सकें और अल्टीमेटली उसके हिसाब से हेल्थ एंड सेफ्टी की सिचुएशन को सुधारा जा सके। इसके अलावा मैनेजमेंट के साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। आईजीसी में आपको दोनों एग्जाम देने हैं, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि क्या मतलब ओपन बुक में अब एक ही एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं है। वो जो एग्जाम आपको जाकर हॉल में या एग्जामिनेशन हॉल में देना पड़ता था, वो अब आपको अपने घर पे करना है, जिसकी डिटेल आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जो आपका IG2 है, जिसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं या आप प्रैक्टिकल कहते हैं उसको, वो एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। मेरा ये जो प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था कि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि हमको समझ में नहीं आता और वो अक्सर फेल हो जाते हैं। आप अगर निबॉश का रिजल्ट देखेंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं इसमें। हालांकि निबॉश इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। हर आदमी जिसने हाई स्कूल किया है या इंटरमीडिएट किया है वो जानता है कि उसने कितनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हैं। कि हमारे पास मतलब इस तरह की कम से कम 5-5, 6-6 बुक्स होती हैं, जो अगर साइंस साइड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और दुनिया भर के, और सब इतनी हैवी वॉल्यूम की होती हैं और सबको एक साथ पास करना होता है। क्लास 12th में जब आपको पास करना होता है तो इतनी मोटी बुक्स को पढ़ना होता है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होता। फिर भी आप उसको पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं। लेकिन निबॉश की एक वॉल्यूम की बुक जिसमें 200-200 पेज होते हैं, उसमें आप फेल हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह पुअर टाइम मैनेजमेंट या पुअर प्लानिंग। यही वजह है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का रिजल्ट बहुत खराब आता है। हालांकि आप ज़रा सोचिए कि इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ के आप पास हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बुक आप नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि ये 10-12 दिन का एग्जाम है, 10-12 दिन का कोर्स है और ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि 10-12 दिन कोर्स करके हम पास हो जाएंगे। हालांकि आप वो सोचिए जो उस फील्ड में नहीं है वो 10-12 दिन में हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे समझ सकता है? उसको वो चीज़ एकदम समझ में नहीं आएगी, जिसने उसको कभी देखा नहीं, जिसने उसको पढ़ा नहीं। वो लोग भी जो फील्ड में हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर हैं या इस तरह की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको भी मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है। तो अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी फेल हो रहे हैं। और 10-12 दिन में आप क्या पढ़ सकते हैं? क्या आपको समझ में आएगा? फिर ये तो रिटन एग्जाम है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उस 10-12 दिन अगर पढ़ भी लेते हैं, अव्वल तो 2-2.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपके सिर से ऊपर निकल जाएगा। और अगर आप पढ़ भी ले रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर प्रैक्टिस करना। जिस आदमी की प्रैक्टिस छूट गई हो पढ़ाई की, लिखाई की, है ना, जो जॉब कर रहा हो, आपको क्या लगता है कि 2-2.5 घंटा वो लिख सकता है? वो भी इतनी स्पीड से? पॉसिबल नहीं है। एक रेशियल थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो आपका ये क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिस करके, अच्छी तरह से मेहनत करके, उसको समझ करके ही आप उसको कर सकते हैं। निबॉश बिल्कुल मुश्किल नहीं। निबॉश आईजीसी हमारे यहाँ आप आएंगे, हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे, आपको लगेगा कि निबॉश इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम। बट प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्लानिंग। आप उसको 8-10 दिन के हिसाब से चलते हैं तो फेल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना उसको पढ़ाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, एग्जाम्स बहुत लेते हैं। वो आदमी इसकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है, वो भी हाथ एकदम उसको फ्री हो जाता है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देते हैं करने के लिए, इतनी बार एग्जाम लेते हैं। आप अंदाजा करिए कि निबॉश का एग्जाम देने से पहले आपको 30 टाइम्स एग्जाम देना हो निबॉश का, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन को कई बार आप कर डालते हैं और उसके बाद जब आपका एग्जाम पेपर आता है तो आपके लिए वो एकदम फ्री। आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आप 10 बार कर चुके हैं, आपकी स्पीड बनी हुई है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपके पास वो सारे वर्ड्स हैं जो अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो ये अगर कॉन्सेप्ट वो क्लियर है तो आपके लिए निबॉश बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिनकी हिंदी इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए भी मुश्किल नहीं है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो। बशर्त है कि आप उसके लिए टाइम दें, 2 महीना, 2.5 महीना अगर ठीक से टाइम दे देंगे तो कोई वजह नहीं कि आप इंग्लिश में निबॉश में एग्जाम में फेल हो जाए। ये तो बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा अब आते हैं हम निबॉश आईजीसी के बेसिक एलिमेंट, जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया।
आईजीसी का एलिमेंट 1 ये हम पढ़ते हैं। इसके बारे में पहले ये आज तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको 2 3 4 दिन जितने दिन में लगेगा। 1 घंटे से ज़्यादा सेशन आपका नहीं लेंगे हम, 1 से सवा घंटा शायद ये सेशन जाएगा। इसी में आपको मैं हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा जो IG1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और कोशिश करूँगा कि इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको दें, आप उनको करिए, उसका आंसर लिखिए और उसको जो नंबर आपको मिला है उस पर आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यानी उसको लिखिए, उसके बाद उसको लिखकर उस पर व्हाट्सअप करिए। कोशिश करेंगे उसको देखकर उसमें कुछ कमी है तो उसको बताएं आपको, ये मतलब हम आपको कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपको गाइडेंस चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्या बोलते हैं कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप उनको। हमारा स्टाफ 24 आवर्स आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, वेलकम। पहले तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके पास निबॉश IG1 का एलिमेंट 1 है, उसमें ये बेसिक जो आपके स्क्रीन पे आप अगर देखना चाहेंगे कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करें, हमको हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों चाहिए, है ना। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। एक इसके लिए आपके पास बहुत सारे रीजंस होने चाहिए। भाई हमको क्यों चाहिए, आपको अच्छा घर क्यों चाहिए, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। तो रीजन अगर नहीं होगा तो आप हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों करेंगे, सीधी सी बात। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो आपने अगर निबॉश को थोड़ा सा पढ़ा हो, अगर आपके पास बुक्स है तो भी, और अगर पहला तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें, ILO ने एक लंबी स्टेटिस्टिक्स दी है, अगर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको मैं आगे चलते देखते हैं। ये आपके पास स्टेटिस्टिक्स है, ये स्टेटिस्टिक्स हमने ILO की वेबसाइट से लिया है। ILO दुनिया के का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया के सारे लोग, जितने भी लोग काम करते हैं, वर्कर्स, लेबर का मतलब वो आदमी जो काम करने के बदले पैसा लेता हो अपनी जीविका चलाने के लिए, उसे हम लेबर कहते हैं। इसमें डायरेक्टर भी शामिल हैं, इसमें मैनेजर भी शामिल हैं, इसमें वर्कर भी शामिल है, सब, है ना। उसको ऊपर देखो, यानी आप एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, वो आदमी जो काम करने के लिए पैसे लेता हो अपनी जीविका चलाने के लिए, उसे हम उस कैटेगरी में रखते हैं। हम सब 2 कैटेगरी से, एक एम्प्लॉयज है और एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब मालिक, कंपनी का, जो पैसा खर्च करता है, जो प्रॉफिट लेता है या जो लॉस को झेलता है, वो सब चीजें जो है ना, इसको हम इस कैटेगरी में। दूसरा एम्प्लॉय जो काम करने के पैसे लेता है ना। एक मिनट जरा सा, ओके। तो आपके 2 कैटेगरी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये स्टेटिस्टिक्स आपको ILO में मिलती है। आप इन स्टेटिस्टिक्स को देखिए, आपको ये जो भी ये दिख रहा है यहाँ पे, कोई छोटी मोटी फिगर नहीं। हर साल 270 मिलियन एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 270 मिलियन मतलब 27 करोड़। पूरी दुनिया में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में। 160 मिलियन इल हेल्थ केसेस। हम जो ये स्टडी करने जा रहे हैं, बेसिकली ये ऑक्यूपेशनल स्टडी है। ये घर की, यानी ऑक्यूपेशन का मतलब ये कि जो हम काम कर रहे हैं उसके पैसे ले रहे हैं। जैसे कि आप खाना खाते हैं, घर में भी खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। घर में खाना खाने का मतलब आपकी माँ, बहन, अगर शादी है तो आपकी वाइफ, है ना, वो लोग खाना बनाते हैं, आप खाना खाते हैं और अल्टीमेटली खत्म, अपने हाथ में। लेकिन अब वही काम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, पैसा लेते हैं। वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग, चाहे वो बैरर हो, चाहे वो कुक हो, शेफ हो, हर आदमी अपने काम का पैसा लेता है।
कोई भी फ्री में नहीं करता। तो जिसके पैसे ले आते हैं वो ऑक्यूपेशन में आ गया, जो पैसा नहीं ले रहा है वो नॉन ऑक्यूपेशन में आ गया। यहाँ पर हम हेल्थ एंड सेफ्टी की जब स्टडी कर रहे हैं तो ये हम ऑक्यूपेशनल स्टडी कर रहे हैं, यानी काम करने की जगह पर या काम करने की वजह से या काम करने के दौरान, तीनों चीज। अगर कोई बीमार पड़ता है या उसको चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी, वो ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ या एक्सीडेंट में शामिल होता है। एज अ सेफ्टी एडवाइजर, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को समझाएं, बताएं कि ये एक्सीडेंट्स ना हो, किस तरह से ना हो। उसके लिए मैनेजमेंट के अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उसके लिए फील्ड में अलग काम करने के हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो डाटा आप देखते हैं, कहीं ना कहीं कमी है हमारे इस मैनेजमेंट में, या हमारे क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग में, जिसकी वजह से इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट होने की वजह यानी ये क्लियरली ये बताती है कि हमारा मैनेजमेंट में कहीं कमी है। ये जो 270 मिलियन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसका मतलब कमी है, तभी तो हो रहे हैं। अगर हमारा अच्छा मैनेजमेंट होता, अच्छा सिस्टम होता, अच्छा कॉन्सेप्ट होता, लोग इसके बारे में समझते, लोग की केयर करते, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते, तो ये एक्सीडेंट नहीं होते। ये 160 मिलियन अगर दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो ऑलमोस्ट 43 करोड़, बहुत बड़ी फिगर है ये। बहुत सारी कंट्रीज को मिलाएंगे तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने हजार एक्सीडेंट हो जाते हैं। 270 मिलियन वर्क प्लेस एक्सीडेंट, 270 मिलियन इल हेल्थ केसेस, लोग बीमार पड़ रहे हैं काम करते वक्त, उनकी कमर में दर्द हो रहा है, या बहुत ज्यादा नॉइस है तो कान खराब हो जा रहा है, या वाइब्रेशन या वाइब्रेटिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका हाथ में प्रॉब्लम आ रही है, रेडिएशंस का मामला है, टॉक्सिक गैसेस का मामला है। मतलब ये सारी चीजें आपकी उन काम करने की वजह से हो रही है। आप उसमें कुछ चीज ऐसी हो जो फौरन आप उस पे उसका असर हो जाता है, जैसे आदमी हाइट से गिरा मर गया, फैटेलिटी। ये फैटल एक्सीडेंट है, ये भी फिगर इतनी बड़ी है। अगर आप देखें तो 350,000 तकरीबन 3.5 लाख लोग फैटल एक्सीडेंट के शिकार हो गए, यानी गिरे और मर गए। ग्राइंडर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी, तो ये फिगर खुद बहुत बड़ी है ना। और अगर ये फिगर लें, ये जो फिगर देख रहे हैं 2.75 मिलियन डेथ्स, ये वो डेथ है जो किसी ना किसी वजह से, यानी आज एक्सीडेंट हुआ, एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद डेथ हो गई। आज बीमार पड़े, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, है ना, 2 महीने बाद डेथ हो गई। ये फिगर 2.7 मिलियन, तकरीबन पौने 20 लाख 27 लाख के आसपास की फिगर है। इतने बड़ी फिगर्स। अगर आप इनको लिटाएंगे बगल में, हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ से दिल्ली करीब 500 किलोमीटर दूर है। अगर इनको हम लिटाना शुरू करेंगे तो अगर बगल लेटते लेटते दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। यानी इतनी बड़ी फिगर आपके पास सिर्फ एक्सीडेंट्स की और हेल्थ की, ये बड़ी वजह है। हमको हेल्थ एंड सेफ्टी इसलिए चाहिए कि हमको ये सारी चीजें रोकनी है। ये नुकसान जो हमको हो रहा है, ये तो जो कैटास्ट्रॉफिक फिगर है, जो बहुत बड़ी फिगर है, जिसको रुकना चाहिए। ये रुक क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पुअर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो। जिस भी लेवल पे आप काम कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली इन चीजों को जब देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये तो बहुत 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 बड़ी फिगर है ना। तो ये 270 मिलियन एक्सीडेंट्स, 160 मिलियन इल हेल्थ केसेस, 2.7 मिलियन डेथ, है ना, 350 फैटल एक्सीडेंट्स। ये तो एक्सीडेंट्स और इल हेल्थ के इश्यूज। फिर आपके 4% जीडीपी आजकल जो भी इंडिया में है या जो कंसर्न है, उसको जीडीपी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना। 5.5% जीडीपी अप डाउन होती है तो पूरे कंट्री में कि वो नेशनल न्यूज बनती है। 1% जीडीपी अप डाउन होता है तो पूरी कंट्री में हंगामा होता है। जीडीपी का इतना बड़ा रोल है ना। अगर आप फिगर्स में देखेंगे तो 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपया, है ना। मैं चूंकि
फाइनेंस का या अकाउंट्स का आदमी नहीं हूँ, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर मेरे अंदाज से 1 लाख करोड़ से कम नहीं है। 4% मतलब 4 लाख करोड़। तो कितनी बड़ी फिगर है ये। इन पैसों से आप यानी कितने मतलब स्कूल, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें, कितने इंडस्ट्रीज, कितनों को फाइनेंस कर सकते हैं, कितने को बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये वो फिगर्स हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट और इल हेल्थ की वजह से खत्म हो जाता है। कंट्री का ये सारा पैसा खत्म हो जाता है। मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि फिगर्स का आप अंदाजा लगाइए कि जो हमारा एक्सीडेंट और इल हेल्थ का जो फिगर है ये इनॉर्मस फिगर है ना। क्यों है? सिर्फ इसलिए कि हमारा मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का सही नहीं है। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी का, लॉ का, वो सही नहीं है। इसकी वजह से ये सब चीज हो रही है। ये तो एक साइड, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जो डेथ्स है और है, ये सिर्फ एक साइड की। इसके पीछे की फिगर देखिए, जो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो रहा है उसकी फैमिली। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किसी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, यानी कोई बच्चा काम नहीं करता या बूढ़ा आदमी नहीं काम करता। 16, 17, 18 ईयर्स से लेकर 60, 65 ईयर्स के लोग, एज के लोग काम करते हैं। यानी ये वो लोग हैं, वो लोग मर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है जो अपने घर के ब्रेड विनर्स हैं, जो कमा के लाते हैं तो खाना मिलता है। ये उन लोग की डेथ हो रही है जिसपे बचपन से आपने इन्वेस्ट किया है, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया, पढ़ाया लिखाया है, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को कुछ बनाया है, उनकी डेथ हो रही है ना। जिसपे कंट्री ने इन्वेस्ट किया है ना, उसको आईआईटी जो है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया, मतलब गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है और आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों की डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। अर्निंग मेंबर्स हैं, इनका जो इनकी जो डेथ है, ये उनके साथ जो फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, उनके जो साथ में रिलेटिव जुड़े हुए हैं, उनके जो मेंटल ट्रॉमा से वो जो गुजर रहे हैं, उसका तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ही नहीं है ना। ये आईएलओ फिगर्स छोटी मोटी नहीं, इसलिए हमको हेल्थ इन फिगर्स को रोकने के लिए हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। ये जो आईएलओ की फिगर है, इस 4% में डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल हैं, सब शामिल हैं। जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड हम जिसकी हम बात करते हैं, अगर हम अपने आसपास देखें या डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड देखें, तो ये फिगर शायद इससे कहीं ज़्यादा होगी, यानी 5% हो सकती है, 5.5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। इसमें तो चूंकि सारे डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल हैं, तो ये फिगर थोड़ी सी बैलेंस हुई है। अगर हम इसको भी ले लें तो भी कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है ना। टू स्टॉप दिस nonsense, to stop this unnecessary accidents and ill health, to stop this unnecessary wastage of money, हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। ये पहला, ये बड़ा रीजन है फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अलावा वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सब सोसाइटी में रहते हैं सॉरी हम सब सोसाइटी में रहते हैं बाय बर्थ, है ना। हमको दूसरे की केयर करने के बारे में बताया जाता है, पैदा ही होते हैं हम इस हिसाब से वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना, ताकि दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में केयर करते हैं, है ना। हम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहें, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर रहें, है ना, चाहे अपने घर पे रहें, है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं, ह्यूमंस के बीच में रहते हैं, हम ह्यूमंस को ही हैंडल करते हैं, ह्यूमंस के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं, है ना। जिस जहाँ पे भी रहते हैं वो एक वेब है, एक ह्यूमंस का, है ना। अल्टीमेटली हमारे अंदर ये फीलिंग पैदा हो जाती है कि हम जो है उनके बारे में सोचें। हम 8 घंटा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं तो कम से कम 8 घंटा उनके साथ रहते हैं, सालों साल काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी फैमिलीज के इश्यूज होते हैं, है ना। अल्टीमेटली हमारे अंदर वो फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ही इज़ अवर फ्रेंड, और ये परेशान है, हम उसकी केयर करते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम आपका काम संभाल लेंगे, जो कुछ भी आप, ये पर्सनल रिलेशन है। ये क्या है? ये मॉरल वैल्यूज हैं विच वी गेट बाई बर्थ। जानवरों के अंदर ये चीज़ें शायद ना हो, लेकिन इन जनरल एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, विद दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, है ना।
we develop emotions, we develop ethics, we develop social bonds. We automatically feel for others. ये जो अपब्रिंगिंग है इन इस क्या बोलते हैं इस एनवायरनमेंट में, ये हमको सिखाती है कि वी शुड केयर, वी मस्ट केयर फॉर अदर्स. हमारे यहाँ हम जब काम करते हैं, आप सबका घर है, घर में आपको छोटा सा एक कमरा बनाना है, आप तो उसके कॉम्पिटेंट नहीं, आप क्या करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, किसी आदमी को बुलाते हैं जो उस काम को जानता है. धूप में वो काम कर रहा है. आजकल इतनी इस तरह धूप है, गर्मी है, जहाँ पे आप आधा घंटा 15 मिनट खुद नहीं खड़े हो सकते, वहाँ पर वो कंटिन्यूसली काम करता है. आप जब गौर करते हैं कि जहाँ पे आप 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे वो काम कर रहा है. आप कहते हैं भाई साहब थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो, है ना, थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम से शेड पे बैठ जाओ, पंखा हम चला देते हैं, फिर काम कर लेना. और कहते हैं नहीं हम काम कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं थोड़ा सा रुक जाओ, टेंशन नहीं, काम तो होता रहेगा. ये क्या, ये आपकी वो फीलिंग है जो आपको बताती है कि नहीं, उसको जो दर्द हो रहा है या उसको जिस परेशानी में हो रहा है, आप उसको नहीं झेल सकते, इसलिए आप उसकी केयर कर रहे हैं. ये आपके अंदर से आ रहा है, कोई आपको बोल नहीं रहा है. आपने तो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको 8 घंटा काम करने के लिए, वो बिल्डिंग बनाने के लिए 24 आवर्स को काम करेगा, तभी आपको खुशी होनी चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज यू फील फॉर अदर्स और योर मॉरल वैल्यूज. अब दुनिया में कोई भी कंट्री हो, है ना, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है, irrespective of country or region or religion or caste or creed or color, anything. Being human, you are born with this type of attitude, you are born with this type of feeling, है ना. We automatically feel for others, है ना. इसलिए हम जो है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये वैल्यूज वहाँ पे भी रखते हैं. एज एन एम्प्लॉयर, एज अ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, हमारे अंदर वो फीलिंग रहती है कि हमारे जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए काम कर रहे हैं. ये काम करते हैं तो हमको अर्न करके देते हैं, इसमें हम भी खुश रहते हैं, हमारी फैमिली भी खुश रहती है और ये भी खुश रहते हैं. तो जब वो काम, अगर वो उनको चोट लग जाएगी तो हमको परेशानी होगी, है ना. वो कराएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, दर्द आपको भी होगा. ये वो मॉरल वैल्यूज हैं, है ना. एक अच्छी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा ह्यूमन बीइंग के होने की वजह से आप सोसाइटी में इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि वहाँ पे एक आदमी काम करने के लिए जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए. वी गो टू अर्न मनी, नॉट टू गेट किल्ड. हमको वो जो सैलरी मिलती है वो काम करने के लिए मिलती है, चोट खाने के लिए, आंख फोड़ने के लिए, मरने के लिए, हाथ तोड़ने के लिए नहीं मिलती. किसी भी ह्यूमन सोसाइटी में ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है. सोसाइटी किसी को इसको बर्दाश्त नहीं करती. इसीलिए कुछ होता है तो सब लोग धरना देने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं. क्यों? क्योंकि दे नो दैट दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज नॉट फेयर. ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम जो है इसके बारे में सोचते हैं. इंजरी या इल हेल्थ इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनीबॉडी इन द सोसाइटी. पीपल गो टू अर्न मनी एंड नॉट टू गेट किल्ड. मॉरली सोसाइटी जो है ये सब चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती. इसीलिए हम जो है कुछ पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, आपस में रहते हैं, कोई बोले ना बोले, लॉ हो चाहे ना हो, हम खुद ही इस चीज़ को केयर करते हैं कि भाई काम करो, आराम करो थोड़ा सा, है ना. भूख लगी है, थोड़ा सा आप खाना भी पेश कर देते हैं. आजकल बहुत गर्मी है ना, आप कहते भाई ठंडा पानी पी लो, बहुत देर से काम कर रहे हो. ये चीज़ है ना. ये जो फिगर आप देख रहे थे, ये फिगर जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं मॉरल वैल्यूज के हिसाब से, तब आपको लगता है नहीं ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है. क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है ना. ये फिगर्स को रुकना चाहिए. पहला रीजन हमको हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों चाहिए? क्योंकि ये फिगर्स बहुत बड़ी है जो हमने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था. ये 270, 160, 2.75, 350,000, 4% GDP. ये फिगर्स, these figures are not acceptable. इसलिए भी हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए, एक रीजन. दूसरा, मॉरल वैल्यूज हमको कंपेल करती हैं कि हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए, है ना. सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती कि वहां पे उसको चोट लग जाए, है ना. वी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वी डू नॉट एक्सेप्ट. आपके वर्क प्लेस पे जहाँ आप रहते हैं, कहीं मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, अगर कोई बगल में इंडस्ट्री है जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो रहा है या
मारा है, आप कहते हैं नहीं भाई बंद करो इसको, है ना, बहुत साउंड है, नॉइस है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, आदमी बीमार है, आप एक्सेप्ट नहीं करते उसको। क्यों? क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज है ना, इनका लीगल या लॉ से रिलेशन नहीं है, ये आपके अंदर की बातें हैं, इसलिए हमको हेल्थ एंड सेफ्टी चाहिए। ठीक, ये जो मैंने फिगर आपको दिखाई थी इससे पहले भी, ये ILO की फिगर्स है ना, WHO की फिगर देखेंगे तो वो तो और भी ज्यादा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये फिगर्स कहीं ज्यादा है, 2014 की फिगर्स हैं, है ना। तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा इन फिगर्स को देख कर ही ये एक्सीडेंट और हेल्थ की फिगर्स बहुत ज्यादा है और इसको रुकना चाहिए। वी मस्ट स्टॉप देम, है ना। वी मस्ट क्रिएट अ सोसाइटी, वी मस्ट क्रिएट अ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वी मस्ट follow a safety management system, we must implement a safety management system so that these type of accidents, यानी सारे इस तरह के एक्सीडेंट्स, इल हेल्थ केसेस, ये सब रुकें, स्टॉप हों और एक अच्छी सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी, इंजरी फ्री सोसाइटी, एक्सीडेंट फ्री सोसाइटी डेवलप हो। ठीक, अच्छा, ये मोटा मोटा आपको एक छोटा हमने आइडिया दिया। इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक तो ये भी पढ़ाएंगे, हाँ, इकोनॉमिक रीजंस, मॉरल रीजंस। ये क्वेश्चन आपका निगोश का बहुत मतलब प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। एक्सप्लेन द मॉरल रीजंस फॉर प्रोमोटिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। सितंबर 2017 में भी आया है, इससे पहले भी कई बार आया है और ये अक्सर आता रहता है इस तरह क्वेश्चन। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़िए, जिस मॉरल रीजन के बारे में डिस्कस किया अभी आपसे हमने, उसको थोड़ा सा स्टडी करिए, है ना। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, ले सकते हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स, है ना, डेवलप किए हुए। ये पूरा इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है, आप इसको भी डिमांड कर सकते हैं। ऑल दीज आर अवेलेबल। अच्छा जी, अब फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बार जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मॉरल वैल्यूज, ठीक, तो मॉरल और फिगर्स हमने देख लिया। अब अगला स्टेप हमारा फाइनेंशियल बेसिस। एक्सीडेंट जब होता है तो एक तो इंजरीज इल हेल्थ वाली कहानी हुई, इसके अलावा हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन काम करने का मकसद क्या होता है? बिजनेस। कोई भी कंपनी होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है ना। देयर आर आई डोंट थिंक एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट विच इज मेड फॉर सोशल कॉज, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती है। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें जुड़ी हुई है ना। फाइनेंस जुड़ा होता है, पैसा जुड़ा होता है, नुकसान जुड़ा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। काम जब हम करते हैं, पैसा लगाते हैं, एम्प्लॉयर है या जो भी आदमी जो इन्वेस्ट करता है वो इसलिए करता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो। वो प्रॉफिट से आपको भी सैलरी देता है, वो अपना भी घर चलाता है और बहुत से भी काम करता है, सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करता है ना। सोसाइटी मतलब अच्छा एम्प्लॉयर जो है वो अच्छी हेल्दी सोसाइटी भी डेवलप करता है। मनी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत तरह के नुकसान होते हैं। आदमी की तो जान जाती है, उसको चोट लगती है, वो अलग इशू है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इशू होता है ना, नुकसान, डायरेक्ट नुकसान, ये जब हम इसको स्टडी करते हैं तो बहुत तरह के नुकसान आपको दिखाते हैं। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ इज ऑलवेज कॉस्टली। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको पैसे का नुकसान भी है, आदमी का भी नुकसान है, इंजरीज, इल हेल्थ भी क्रिएट हो रही है, प्लस मनी, है ना। एक्सीडेंट्स ईट मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट साथ में पैसा खाता है, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, ठीक है ना। मतलब और ये एक्सीडेंट जब होता है तो ऐसा नहीं कि सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ भाई ये नुकसान है। बहुत से नुकसान आपको नजर नहीं आते, है ना। इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट कि एक एक्सीडेंट हुआ इसके ये पैसे हैं, नहीं, वो भी हैं और ऐसे भी हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, जिसको हम नॉर्मली एक्सीडेंट आइसबर्ग के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा
ये कॉस्ट जो आपके पास होती है, जैसे जब आदमी एक्सीडेंट होता है तो कुछ तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आदमी को चोट लगी, अस्पताल का खर्चा, अगर वो छुट्टी पे गया, डॉक्टर ने उसको लिख दिया कि भाई आराम करिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसका पैसा भी आपको देना है, क्योंकि वो काम करते हुए इसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको चोट लगी है, तो इट इज़ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसके अलावा जो काम रुका, मसलन एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 आदमी काम करते हैं या 500 आदमी काम करते हैं, एक्सीडेंट हुआ, शोर हुआ, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, सब लोग भागने शुरू हो गए, क्या हुआ भाई, क्या एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उसको घेर लिया गया है ना। अब दुनिया भर, अब जब एक्सीडेंट हुआ तो जो 200 या 400 जितने भी आदमी वो काम छोड़ के चले आए, जिस दौरान वो काम करते पैसे मिलते, उस दौरान वो लोग वहां खड़े, भीड़ लगी हुई है, हंगामा हो रहा है। वो जो इंटरप्शन हुआ अल्टीमेटली, जिसपे वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता, कुछ सर्विस देता, जिससे कुछ पैसे आते, वो भी नुकसान हुआ है ना। 200 आदमी अगर 2 घंटे के लिए भी काम रुक गया तो उतना तो मनी आपको वेस्ट हुई। वो तो ये नहीं कहेगा कि हम 2 घंटे हमने काम नहीं किया, पैसे नहीं चाहिए, वो तो कहेंगे भाई हमने तो 8 घंटा काम किया है, हमको पैसे चाहिए। तो डायरेक्ट कॉस्ट इस तरह की बहुत सारी हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है ना। बाहर अगर आज तो वैसे भी मोबाइल कैमरे का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक्सीडेंट हुआ नहीं, सबने फोटो खींचा और फौरन मीडिया में डाल दिया। कोलकाता में एक्सीडेंट हुआ, पूरी दुनिया को पता चल गया है ना। चेन्नई में एक्सीडेंट हुआ, पूरी दुनिया को पता चल गया। दिल्ली है, गाजियाबाद है, पूना है, कहीं पे भी होता है, आपको विद इन आवर्स खबर लग जाती है कि वहाँ पे आग लग गई है, यहाँ पे आदमी मर गया है, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया। तो आजकल के ज़माने में आप एक्सीडेंट को छुपा नहीं सकते। सोशल मीडिया के टाइम पे आपको इमीडिएटली हर आदमी कैमरा निकालेगा, और तो कैमरा निकालेगा तो 2 तरह की चीज़ होंगी। एक तो ये बदनामी होगी ना, जिसका आप बदनामी नहीं कर सकते, और चूंकि कंपटीशन का ज़माना है, हर इंडस्ट्री, हर चीज़, हर दुकान, एक दुकान लगाइए, कुछ दिन बाद उसी कंपटीशन दूसरी दुकान खुल जाती है। एक चाय की दुकान तक लगाइए, उसके सामने चाय की दुकान लग जाती है। एक इंडस्ट्री खोलिए, उसके सामने इंडस्ट्री की दूसरी इंडस्ट्री आ जाती है। यानी कंपटीशन के दौर में हर आदमी ये चाहता है कि उसकी दुकान बंद हो और हमारी चल जाए। अगर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसका फोटो आ गया, अब चूंकि उसकी दुकान को बंद कराना है, उसकी इंडस्ट्री को बंद कराना है, आपने फौरन अपने रिसोर्सेज से या तो पुलिस भेज दी, या किसी को उकसा दिया केस के लिए, या आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उनको भड़का दिया, हड़ताल हो गई है ना, स्ट्राइक हो गई, तो मतलब 1 हफ्ता 1 महीना भी स्ट्राइक चल सकती है, कोई लिमिट नहीं है, 1 दिन में भी खत्म हो सकती है। अगर खींच गई तो 1 महीना चल जाती है, 1 महीने चल जाती है, यहाँ तक कि कंपनी बंद होने की नौबत आ जाती है। ये वो इनडायरेक्ट नुकसान है जो आपको नजर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लोग बैठे हुए हैं, टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। ये हमारी ड्यूटी है एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर, एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, उस मैनेजमेंट को ये बताएं कि जब एक्सीडेंट होता है, जिसको आपने कॉस्ट लगा रखी है कि एक हार्ट टूटने का इतना पैसा है ना, या क्या बोलते हैं, एक आदमी ऊपर से गिर जाएगा, या आँख चली जाएगी, या इंजरी की, हर चीज़ का कॉस्ट लगाया है। जो आदमी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसमें अकाउंट्स के लोग, सर्वेयर, हर तरह के लोग बैठे रहते हैं। वो हर चीज़ को के रिस्क को भी कैलकुलेट करते हैं, और उसको एक बजट में उसकी जगह देते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो इतना पैसा इसका है। लेकिन ये उसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं जो कैलकुलेबल है, जिसकी मनी इन्वॉल्व है, जिसका पैसा आपको मालूम है। उन चीज़ों को पैसा वो कैलकुलेट नहीं करते। बदनामी हो गई, कंपनी बंद हो गई, हड़ताल हो गई, काम करवाने के लिए आप ओवर टाइम दे रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? तो आपकी जेब से जाएगा, इनडायरेक्ट मनी। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इनकैलकुलेबल, उसकी कॉस्ट भी नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते। आप पहले से अंदाजा नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हड़ताल हो जाएगी, हो गई तो कितने दिन चलेगी ये भी आपको नहीं मालूम। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत तरह की, जैसे एब्सेंस ऑफ विक्टिम, आदमी छुट्टी पे है या आदमी काम पे नहीं आ रहा, उसकी जगह दूसरे आदमी को लेके आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, काम डिले हो गया, उसके लिए ओवर टाइम दे रहे हैं, दूसरे आदमी को लेके आ रहे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिजनेस इंटरप्शन, दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं काम, फर्स्ट एड कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसमें जो लोग लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वकील में, केस में चक्कर में और केसेस में ना, उनका कॉस्ट। उसके बाद आपका ट्रेनिंग, नए आदमी लेके आ रहे हैं, दोबारा से उस चीज़ को सही करने के लिए क्लाइंट ने बोल दिया या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उन्होंने बोल दिया कि नहीं इसको फिर से ट्रेनिंग दे, इन पूरे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या ये मशीन चेंज या मशीन को अपडेट करिए फिर से,
है ना, या उसके लिए ट्रेनिंग दीजिए, उसके लिए ट्रेनिंग में पैसा आपको चाहिए। इसके अलावा क्या बोलते हैं, सफाई, अगर कचरा हुआ है दुनिया भर की, स्पिलेज वगैरह कुछ हुई तो मशीन फूट गई, उसका पैसा, यानी हर तरह से पैसा ही इन्वॉल्व है। एक एक्सीडेंट की जब होता है तो बहुत तरह के जो नुकसान होते हैं, मॉनिटरी नुकसान, उसको नॉर्मली हम जो है इस तरह से इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस हुआ रहता है, जो मतलब आमतौर पे हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर आदमी, हर एक्टिविटी का इंश्योरेंस रहता है ना। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इंश्योरेंस नहीं भी होता। जैसे मैंने बताया कि बदनामी है, उसकी वजह से काम नहीं मिल रहा आपको, ब्लैक लिस्ट हो गया, आपकी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से उसने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, या फिर क्या बोलते हैं स्ट्राइक हो गई, ओवर टाइम, है ना, जो आपके क्लाइंट आपके हाथ से निकल गए, ये सब तो इंश्योरेंस में नहीं कवर है ना। इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट हैं, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी कॉस्ट जो इंश्योर्ड है, लेकिन प्रोडक्ट या मटेरियल जो डैमेज है उसको कॉस्ट वो इंश्योर्ड नहीं होता है ना। प्रोडक्शन डिले ये इंश्योर्ड नहीं है। इमरजेंसी में जो आप लेके आ रहे हैं सामान, उसको फुलफिल करने के लिए अगर अपना क्लाइंट बचाना है आपको, वो कवर नहीं है। ओवर टाइम जो आप वर्कर्स को पे कर रहे हैं वो भी इंश्योर्ड नहीं है ना। नया आदमी हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, वो भी इंश्योर्ड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम, इसमें कितना खर्चा रहा, काम रुक रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको बुलाया जा रहा है, काम रोक के छोड़ के जा रहे हैं लोग, वो भी इंश्योर्ड नहीं है ना। नए आदमी आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका भी इंश्योरेंस नहीं है। बिजनेस जो इंटरप्ट हो रहा है उसका भी इंश्योरेंस नहीं है। आदमी जो बीमार पड़ गया है ना, बहुत सी चीज़ों का जो आपने कवर नहीं किया, वो भी इंश्योरेंस नहीं है ना। क्रिमिनल अगर आपकी गलती निकली, जो फाइन पड़ा, वो भी इंश्योर्ड नहीं है ना। कुछ चीज़ें हैं, लीगल कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, क्या बोलते हैं जो जनरल टूल्स इक्विपमेंट डैमेज है, बिल्डिंग डैमेज है, मटेरियल डैमेज है, मेडिकल कॉस्ट है, ये सब तो इंश्योर्ड है। लेकिन बहुत सारी कवर, अच्छा ये जो आप पढ़ रहे हैं इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट, ये निवोश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन भी दो तरह से आएगा। अगर पूछ लिया कि व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, तो आपको ये दोनों लिखने हैं। अगर पूछा कि व्हाट आर द इंश्योर, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योर्ड कॉस्ट एंड व्हाट आर द गिव एग्जांपल, तो आप इंश्योर्ड कॉस्ट लिख दीजिए। लेकिन अगर नहीं पूछा गया तो अगर खाली आप ये लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको दोनों को रिफर करना पड़ेगा, दोनों का एग्जांपल देना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट वो जो दिख रही है, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी कॉस्ट है, पब्लिक लायबिलिटी एंड डैमेज टू प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी डैमेज, मटेरियल डैमेज, है ना, कोर्ट, फाइन, मेडिकल, फर्स्ट एड, लॉस टाइम ऑफ इंजरीज, है ना, कॉस्ट ड्यूरिंग एब्सेंस, ये सब क्या है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट जो जुड़ी भी है। एक्सीडेंट हुआ, आपको मालूम है सारी कॉस्ट आपको देनी है। बहुत सारी कॉस्ट इसमें से इंश्योर्ड भी होती है ना। कई बार ऐसा भी होता है, मतलब बहुत सारी जो डायरेक्ट कॉस्ट और इंश्योर्ड कॉस्ट कॉमन भी होती है। कई बार सवाल ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, गिव एग्जांपल। ये सब ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। अक्सर निवोश में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं, मतलब एक दो बार की बात नहीं, ये दीज कम्स रेगुलरली, हर कुछ दिन के बाद ये इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, अब ये डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, इंश्योर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं और अनइंश्योर्ड कॉस्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट यानी आर दोज कॉस्ट व्हिच आर इजी टू कैलकुलेट एंड जनरली कवर्ड बाय इंश्योरेंस, यानी इंश्योर्ड बहुत सारी तो इंश्योर्ड होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच आर नॉट इजीली कैलकुलेबल, दोज कॉस्ट अराइज इनडायरेक्टली एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, यानी उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। कि मान लिया नाम बदनाम हो गया, आप कंपनी को काम नहीं मिल रहा है ना, उसकी कोई कॉस्ट तो है नहीं। या जो आपके क्लाइंट छूट गए, मतलब एग्जांपल देते हैं, दिवाली का सीजन है, बहुत बड़ा बिजनेस होना है उसमें, आपकी कंपनी में बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया इस तरह से। अब आपको बहुत सारा ऑर्डर मिला हुआ है, इसका प्रोडक्शन चल रहा है, जल्दीबाजी में आपने हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से कंपनी बंद। अब जिसने आपको ऑर्डर दिया है उसने उससे नीचे से ऑर्डर लिया हुआ है, उसने फर्दर यानी
डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेलर है, अल्टीमेटली एक चेन है वो पूरी। तो नीचे से डिमांड आई और आते आते अल्टीमेटली आप तक वो प्रोडक्शन तक पहुंची, आपको बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, आपने जल्दीबाजी में काम किया और क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, अब आपके एक एक्सीडेंट की वजह से आपको जो नुकसान है उसने इसको ऑर्डर दिया था वो उसको चिल्लाएगा, उसके नीचे वाला उस पर चिल्लाएगा, क्योंकि हर आदमी का कमिटमेंट है उसके नीचे। अल्टीमेटली जो क्या बोलते हैं ग्राउंड पे जो लोग हैं खरीदारी करते हैं वहां तक, तो अब अगर आप इतना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, वो पहले तो झेलेगा, फिर कहीं ना कहीं अरेंज करेगा, क्योंकि उसको तो अपना कमिटमेंट पूरा करना है, लेकिन अगली बार आपके पास नहीं आएगा वो, है ना, 10 बातें और भी सुनाएगा। इस तरह के कितने इनडायरेक्ट नुकसान है, ये तो इंश्योरेंस में कवर नहीं है ना, ये तो इनडायरेक्ट नुकसान है, इसको आपने सोचा भी नहीं। स्ट्राइक हो गई, 1 महीना काम बंद, काम शुरू हुआ मतलब उसका भी पैसा नहीं मिल रहा है, उसका जब काम शुरू हुआ तो उसको प्रोडक्शन को पूरा करना है, तो वो टाइम दे रहे हैं आप, वो भी कवर्ड नहीं है, वो भी इंश्योर्ड नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये सारे की सारी चीजें जो है ना, ये सारे है ना, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर is not easily calculable. These costs arise indirectly and very difficult to quantify. Then insured costs are easily visible costs, yani almost direct cost. They can be easily calculated. These are generally paid by insurance companies such as medical cost and compensation paid to injured employees. ये जो हमने लिस्ट इससे पहले देखी थी ना, यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड कॉस्ट, ये सारी की सारी इसमें ठीक। Uninsured costs, those which are not written in the insurance contract. इंश्योरेंस में उसको कवर नहीं किया गया, उसमें लिखा नहीं गया, वो कवर नहीं। आप जाएंगे भाई ऐसा होगा नहीं, इसमें तो वो इतना लंबा सा पेपर होता है, इतने कई पेजेस के होते हैं, बारीक बारीक लिखा रहता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनीज का मेन पर्पस बिजनेस करना है, ऐसा कमाना है। वो कोशिश करते हैं कि इतने क्लॉज इंक्लूड करते हैं, लीगल क्लॉज, कि आपको पैसा ना देना पड़े। तो इसलिए जब क्या बोलते हैं छोटा सा भी इशू आता है तो कहते नहीं, ये तो इसमें कवर्ड नहीं, ये तो आपने लिखा नहीं, ये तो हमने बताया नहीं था, है ना, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये सारे कॉस्ट विच आर नॉट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस, है ना, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड दोज जैसे लॉस प्रोडक्शन है, इतने दिन का काम बंद हो गया, इतने लोग हड़ताल में चले गए, ओवर टाइम है, ये सब जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सब अनइंश्योर्ड कॉस्ट। इस तरह से आपका ये जो है इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब फाइनेंशियल रीजंस हैं। जब एक्सीडेंट होता है तो ये सारी कॉस्ट जुड़ी रहती है आपके एक्सीडेंट से। जब हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा, तो ये सारी कॉस्ट जुड़ेगी, ये भी एक रीजन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई वी नीड गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर अच्छा स्टैंडर्ड होगा हेल्थ एंड सेफ्टी का तो ये चीजें नहीं होंगी, है ना। एक अच्छा एम्प्लॉयर हमेशा इस पर बात करना, आप कभी गौर करिए, जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, टाटा है ना, या रिलायंस है, या अडानी, या ये जिस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखा जाता है, इसीलिए उनको मालूम है, उसमें उतने एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं कि एक्सीडेंट्स की क्या कॉस्ट होती है ना, वो कॉस्ट उनको मालूम है। वो एक्सीडेंट आइसबर्ग को अच्छी तरह समझते हैं कि एक्सीडेंट होगा तो जो आपको दिख रहा है छोटा मोटा कॉस्ट की ये डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो बहुत छोटी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है। और चूंकि इतना कंपटीशन है कि अगर एक इशू होगा तो पूरी दुनिया में बदनामी होगी, शेयर मार्केट ऐसे डाउन होगी इनकी। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट उनको बहुत अच्छे से मालूम, इसीलिए कहते हैं वो उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं। वो इन एक्सीडेंट इन चीज़ों पे वो पैसा इसलिए लगाते हैं कि उनको मालूम है कि अगर इस पे हमने इसको इग्नोर किया, इस मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाया सेफ्टी का, तो हमको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। They know it very clearly कि what do you mean by insured and uninsured or direct or indirect and what could be the consequence, यानी एक एक्सीडेंट के क्या consequence हो सकते हैं, क्या नतीजे निकल सकते हैं। इसलिए वो इतना इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, जिसके पास 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग इस तरह के हैं, वो इन्हीं चीज़ पर पैसा बचाती हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में पैसा बचाती हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें। और जब एक्सीडेंट होता है तो अल्टीमेटली उनको झेलना पड़ता है, और बुरी तरह झेलते हैं। वर्कर्स भी झेल रहे हैं, घर वाले भी झेल रहे हैं, और वो खुद भी झेलते हैं। वो जहाँ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं उनको इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि वो
उनके पास कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ सुपरवाइजर्स हैं, एक मैनेजर या एम्प्लॉयर होगा, वो इस लेवल पे सोचते ही नहीं कि इनडायरेक्टली हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। वो तो देखते हैं भी इसमें सेफ्टी में इतना पैसा हमको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इसमें पैसा बचेगा, है ना। लीगली उनको वो कवर करना है, उसका उनको बजट भी है उनके पास, लेकिन वो 1-2% का जो बजट है वो चाहते हैं कि इसको हम बचा लें, है ना। हेलमेट होगा पुअर क्वालिटी का होगा, कोई विदाउट स्टैंडर्ड होगा, कोई सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा, सेफ्टी ऑफिसर भी ऐसा होगा जिसको मतलब इतना वो बांध के रखेंगे कि वो कुछ कर ही नहीं सकता। एडवाइस देंगे तो पेपर आप उसका जल्दी रिपोर्ट नहीं लिख सकते, रिपोर्ट लिखेंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि लीगल सिस्टम हमारे पास अभी इस तरह का इतना स्ट्रांग नहीं है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करे। लॉ है तो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। ये सारे के सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा बचाती हैं और अल्टीमेटली ज़्यादा नुकसान उठाती हैं। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास आप जाएंगे, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप देखेंगे, आप उनका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, L&T को देखिए आप, कितना बेहतरीन हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना। इंडिया में मतलब सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, पूरा सेफ्टी डिपार्टमेंट है, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, पूरा ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं, पूरा मतलब सेफ वर्किंग SOPs हैं, हर काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक्सीडेंट की वैल्यू क्या है, एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इसलिए पहला रीजन हमारा वो बिग डेटा जो हमने पढ़ा था ना, मिलियंस के हिसाब से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इल हेल्थ हो रहे हैं, GDP गिर रही है, लॉस हो रही है। ये बहुत बड़ा रीजन है कि हमको अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड चाहिए। दूसरा मॉरल रीजन हमने डिस्कस किया। तीसरा हमने ये फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रीजन, ये 3। इसके अलावा जो लीगल रीजन है उसको हम कल स्टडी करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके पास ये क्या बोलते हैं कुछ क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको करिए, करने के बाद इसका आंसर मतलब आप भेजिए, हम इसका जो रीजनेबल आंसर होना चाहिए आपको लिखने के लिए वो उसको भेजेंगे आपको कि इसका ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इकोनॉमिक रीजन फॉर प्रोमोटिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, है ना। इकोनॉमिक रीजन क्या हो सकता है जो हमने अभी डिस्कस किया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। उसके अलावा क्या बोलते हैं इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड कॉस्ट, सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द मॉरल रीजन फॉर, ये भी आपने पढ़ा, मॉरल रीजन के बारे में हमने डिस्कस किया, है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क रिलेटेड हेल्थ, ये क्वेश्चन। इसके अलावा आप निवोश के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मार्च, अप्रैल 2014, 15, 9, 17 अक्सर आते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये रेगुलरली आते हैं। एक्सप्लेन द मॉरल, सोशल एंड इकोनॉमिक रीजन फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। दूसरा, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर मेंटेनिंग एंड प्रोमोटिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये अलग आया, कई बार इस तरह से अलग अलग वर्ड्स में आया। देन आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। इन क्वेश्चंस को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो, है ना। ये आप नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, ताकि इसको अपने आप लिखने की कोशिश करिए। जो आपने पढ़ा है, बुक है आपके पास, तो बुक्स को स्टडी करिए और इसको एक अच्छी इंग्लिश में जो भी आपको मालूम जितनी अच्छी लिख सकते हैं उसको लिख के हमारे पास भेजिए। फिर मैं आपको रीजनेबल और पॉसिबल जो आंसर इसका हो सकता है वो भेजेंगे। फिर उसको कंपेयर करिए आपकी कहाँ कहाँ कमी है, क्या कमी है कि जिसको जो गैप है इसको फिल कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। और निवोश पास निवोश मैं आपको मतलब गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो निवोश बहुत आसान है। बस वही एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, टाइम की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ये जो निवोश के जो नया पैटर्न है ओपन बुक एग्जाम, इसमें तो आपका टाइम का कंस्टेंट भी खत्म हो गया, 2 घंटे के अंदर आपको सारा आंसर लिखना है, वो तो इशू भी नहीं है ना। राइटिंग अच्छी अच्छी बना के लिखिए, अच्छा सा आंसर क्रिएट करिए। पहले तो ये था कि 2 घंटे में आपको लिखना है, राइटिंग खराब हो रही है, मतलब एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, 2 नंबर काट दे रहा है या छूट जा रहा है, या आपको जल्दीबाजी में 2 घंटे में वो आंसर याद नहीं आ रहा है। तो ये सारा तो इशू ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है इस वक्त आपके लिए, इसको निवोश करना है। बुक आपके पास है, क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस है ना। सही आंसर चूज करके लिखना है बस। हम क्या बोलते हैं
आगे जो है सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये भी करेंगे हम। सिनेरियो भी आपको अभी ये जो एलिमेंट खत्म होगा तो एक सिनेरियो बताएंगे इसी चैप्टर के बेस पे, एलिमेंट के बेस पे, कि एक वर्क प्लेस सिनेरियो है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे, ताकि जिस तरह का एग्जाम आने वाला जो प्रपोज एग्जाम उस तरह का होगा सिनेरियो बेस्ड, उसकी भी आपको प्रैक्टिस होगी किस तरह से ये एग्जाम हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। उसको भी आप उसकी भी तैयारी करिए, उसका आंसर भी आपको भेजेंगे। ये सारे के सारे जो जो प्रैक्टिस के जो तरीके हैं उसको हम जल्दी ही फॉलो करेंगे, ठीक। एंड थैंक यू। इसके अलावा मैं आपको क्या बोलते हैं, ये तो कल पढ़ने की चीज़ें हैं, बट इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए वो भी इस पर मिलेगा, स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी मिलेगा, है ना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हेल्थ एंड सेफ्टी की चाहिए, ट्रेनिंग की चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, सेफ्टी से रिलेटेड जॉब्स के बारे में जानना चाह रहे हैं आप, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में कैरियर किस तरह से बनाया जाए इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में भी आपको हम बता सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, है ना, एंड वी विल रिवर्ट यू। थैंक यू।